से बड़ी खबर से करेंगे। देखिए, बिहार में हिजाब विवाद पर विराम लगने जा रहा है। डॉक्टर नुसरत परवीन ड्यूटी ज्वाइन करेंगी और ये गवर्नमेंट तिब्बी कॉलेज के प्राचार्य डॉक्टर महफूजुर रहमान ने स्पष्ट कर दिया है। प्रिंसिपल ने डॉक्टर नुसरत परवीन के दोस्त के हवाले से बताया कि वो शनिवार को अपनी सरकारी नौकरी ज्वाइन करेंगी और नीतीश कुमार से नाराजगी की खबरें गलत है। इस वीडियो के वायरल होने के बाद शुरू हुए हिजाब विवाद पर विराम लगने जा रहा है, क्योंकि डॉक्टर नुसरत परवीन शनिवार को पटना के सदर अस्पताल में ड्यूटी ज्वाइन करने जा रही हैं। पटना सदर में उसकी ज्वाइनिंग हुई है, मतलब हुई पोस्टिंग हुई है। अच्छा। कल पटना सदर में ज्वाइनिंग करेगी। गवर्नमेंट तिब्बी कॉलेज जहां से नुसरत ने पढ़ाई की है, वहां के प्राचार्य डॉक्टर महफूजुर रहमान ने डॉक्टर नुसरत परवीन के दोस्त से बातचीत के बाद साफ कर दिया कि नुसरत 20 दिसंबर को अपनी सरकारी नौकरी ज्वाइन करेगी। यही नहीं, उन्होंने ये भी कहा कि नीतीश कुमार से नाराजगी की खबरें पूरी तरह गलत हैं। ग्रुप फोटो फोटोग्राफी वगैरह हो रहा था, तो उसी में मुख्यमंत्री ने कहा कि देखो सब बच्चा जो है कि खुशी मना रहा है, तुम जो है कि मुंह ढके हुई हो, तो चलो तुम भी हंसो, है ना, दिखाओ हमको हंस करके। तो उसी पे उन्होंने जो है कि बच्ची समझ करके, अपनी बच्ची समझ करके उन्होंने जो उसका चेहरे को जो है हटा दिया, चेहरे से नकाब को हटा दिया। नुसरत की बैचमेट बिल्किश परवीन भी कहती हैं कि इस मुद्दे को बेवजह ज्यादा तूल दे दिया गया। मुख्यमंत्री का इरादा गलत नहीं था। मुझे लगता है कि उन्होंने इंटेंशनली वो नहीं किया होगा। मतलब उस वक्त लगा होगा कि वो फेस ओपन रहता तो ज्यादा अच्छा रहता, लेकिन उस वक्त वो फेस ओपन नहीं था, तो उन्हें शायद वो फील अच्छा न लगा हो। इस विवाद की शुरुआत तब हुई जब 15 दिसंबर को आयुष चिकित्सकों को नियुक्ति पत्र बांटते समय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने नुसरत परवीन के चेहरे से हिजाब हटा दिया था, जिस पर जमकर सियासत हुई थी। यहां तक कहा जाने लगा था कि नाराज डॉक्टर नुसरत परवीन ड्यूटी ज्वाइन नहीं करेंगी। लेकिन अब सब साफ हो गया है कि 20 दिसंबर को डॉक्टर नुसरत परवीन ड्यूटी ज्वाइन करेंगी, जिसके बाद इस हिजाब विवाद पर पूरी तरह विराम लग जाएगा। न्यूज़ 18 के लिए पटना से रजनीश कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। जीतन राम मांझी के एक वायरल वीडियो पर अब सियासी बवाल मच गया है। आरजेडी ने मांझी के एक वीडियो को पोस्ट करते हुए पूरी चुनावी प्रक्रिया पर सवाल उठाए हैं। वायरल वीडियो में जीतन राम मांझी 2020 के चुनाव में हार रहे उम्मीदवार को जिताने का दावा करते सुनाई पड़ते हैं, लेकिन मांझी ने इस वीडियो को फर्जी और एआई से तैयार किया गया बताया है। देखिए रिपोर्ट। एक सीट गलती से हार गलन। अगर हमारा वो कहलन हल जैसे 2020 में कहलन हल कि हम हार रही है कोई उपाय। उस समय 2700 वोट से हारे थलन, हम प्रयास के लिए जीत गलन। केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी के इसी वीडियो पर सियासी बवाल मचा है। वीडियो में मांझी सार्वजनिक मंच से मगही भाषा में भाषण देते नजर आ रहे हैं। मांझी इस वीडियो में 2020 के चुनाव में हार रहे उम्मीदवार को डीएम की मदद से जितवाने का दावा करते सुनाई पड़ रहे हैं। मांझी के सेटिंग वाले बयान को आरजेडी ने सोशल मीडिया पर पोस्ट कर कई सवाल उठा दिए हैं। आरजेडी ने जीतन राम मांझी के इस वीडियो को शेयर करते हुए लिखा है कि ये भारत सरकार में कैबिनेट मंत्री, बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री तथा हम पार्टी के संरक्षक जीतन राम मांझी हैं, जो खुले मंच से चुनाव नतीजों में हेराफेरी, मशीनरी और धांधली से चुनाव जिताने का शाही फॉर्मूला बता रहे हैं। आरजेडी के आरोपों पर जीतन राम मांझी ने भी जवाब दिया है। मांझी ने सोशल मीडिया पर पोस्ट करके जवाब दिया है कि मेरे एक वीडियो के साथ छेड़छाड़ कर वायरल करने वाले कुछ लोगों को लगता है कि मुसहर के लाल को बदनाम कर देंगे। ऐसे लोगों को मैं बता देना चाहता हूं कि अब मुसहर के बेटे को कोई ना तो अपमानित कर सकता है, ना ही बेवकूफ बना सकता है। मांझी के इस वायरल वीडियो को हम पार्टी ने पूरी तरह फर्जी और एआई से तैयार किया हुआ बताया है। और ये पूरी तरह से ये वीडियो फेक है, एआई जेनरेटेड है, इसमें छेड़छाड़ की गई है। हमारे नेता ने ऐसा कोई बयान नहीं दिया है जिस तरह का प्रचारित किया जा रहा है।
वहीं इस वायरल वीडियो को लेकर बीजेपी मांझी के समर्थन में खड़ी दिख रही है। मंत्री दिलीप जायसवाल ने कहा है कि मांझी ने कहीं भी वोटों में गड़बड़ी की बात नहीं कही है और उन्होंने ये कहीं नहीं कहा कि नियम तोड़ करके जिता दो। उन्होंने कहा कि 2600 वोट से हमारा, या जो भी उन्होंने बातें कही है, नियमानुसार ईवीएम में जो वोट की गिनती सही तरीके से हो और उस अनुसार जो है रिजल्ट डिक्लेयर होता है। मांझी के वायरल वीडियो पर नई बहस छिड़ गई है। एक तरफ मांझी के बयान का हवाला देकर आरजेडी पूरी चुनावी प्रक्रिया पर सवाल उठा रही है, तो मांझी ने इस पूरे वीडियो को ही फर्जी बता दिया है। बयान को तोड़ मरोड़ कर पेश करने का आरोप लगाया है। न्यूज़ 18 के लिए दिल्ली से अमितेश कुमार सिंह के साथ पटना से शैलेंद्र कुमार और धर्मेंद्र कुमार की रिपोर्ट। क्या सीएम नीतीश के बेटे निशांत कुमार राजनीति में आएंगे? बिहार की सियासत में सवाल बना हुआ है। जेडीयू के प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा ने निशांत को लेकर एक बड़ा बयान दिया। कुशवाहा ने कहा कि निशांत का बेसब्री से इंतजार है। जेडीयू के हर कार्यकर्ता की ख्वाहिश है कि निशांत राजनीति में आए, फैसला निशांत को करना है। यहाँ तक कार्यकर्ता हर लोग चाहते हैं, पार्टी के नेता कार्यकर्ता सब लोग चाहते हैं कि निशांत जी आए, लेकिन ये तो निशांत जी ही न तय करेंगे। बिहार के राजनीतिक गलियारों में ये सवाल हिलोरे मार रहा है। क्या निशांत कुमार सक्रिय राजनीति में आ रहे हैं? निशांत के राजनीति में आने को लेकर जेडीयू के प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा ने एक बड़ा बयान दिया है। उमेश कुशवाहा ने कहा कि पार्टी का हर कार्यकर्ता चाहता है कि निशांत कुमार राजनीति में आए, लेकिन फैसला निशांत कुमार को ही लेना है। में आना है या हम, यहाँ तक कार्यकर्ता हर लोग चाहते हैं, पार्टी के नेता कार्यकर्ता सब लोग चाहते हैं कि निशांत जी आए, लेकिन ये तो निशांत जी ही न तय करेंगे। मैंने तो कहा कि भाई यह बात तो निशांत जी बताएंगे ना। यहाँ पार्टी के लोग चाहते हैं कि निशांत जी आए, लेकिन निशांत जी बताएंगे कि निशांत जी कब आएंगे। निशांत जी अपना भविष्य अपने तय करेंगे। निशांत के राजनीति में आने की सियासी अटकलें तेज है। इससे पहले जेडीयू के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा भी निशांत के राजनीति में आने को लेकर बड़ा बयान दे चुके हैं। 5 दिसंबर को संजय झा ने सीएम नीतीश के बेटे निशांत को लेकर कहा था कि सभी चाहते हैं कि निशांत राजनीति में आए, अब फैसला निशांत को करना है। पार्टी के लोग, अब पार्टी के शुभचिंतक, पार्टी के समर्थक, अब पार्टी के सब लोग चाहते हैं कि अब आकर के पार्टी में काम करें। हम सब लोग चाहते हैं। तारीख 14 दिसंबर जब संजय झा ने ये कहा था कि जेडीयू का अगला जनरेशन तैयार है, किसी को चिंता करने की जरूरत नहीं है। और अगला जनरेशन भी तैयार है, चिंता मत कीजिए इस पार्टी के बारे में, कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है। सीएम नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार अपने नाम की तरह बहुत शांत स्वभाव के हैं। नीतीश कुमार के बेटे निशांत ना तो सक्रिय राजनीति में हैं और ना ही वो राजनीतिक मंचों पर कभी दिखते हैं। राजनीतिक मंच और सवालों से किनारा करने वाले निशांत पिछले 1.5 साल में राजनीति के मुद्दे पर कई बयान दिए, अपने पिता के काम की तारीफ की। तो ऐसे में जेडीयू के इन शीर्ष नेताओं का बयान साफ इशारा कर रहा है कि निशांत कभी सक्रिय राजनीति में कदम रख सकते हैं। न्यूज़ 18 के लिए मोतिहारी से अविनाश कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। टीएमसी विधायक मदन मित्रा ने कहा है कि भगवान राम मुसलमान थे। ममता के विधायक के इस बयान पर बवाल मचा हुआ है। बीजेपी ने इसे हिंदू आस्था का अपमान बताया, तो दूसरी ओर विवाद बढ़ता देख मदन मित्रा ने इस वीडियो को एआई जनरेटेड और झूठा बताया। राम के लिए टीएमसी विधायक मदन मित्रा के इस नए ज्ञान पर बवाल खड़ा हो गया है। विरोधियों ने मदन मित्रा के बयान को हिंदू आस्था का अपमान बताया है। पहले आप ममता के विधायक का वो बयान सुनिए। सोशल मीडिया पर वायरल हुए वीडियो में टीएमसी विधायक मदन मित्रा को ये कहते हुए सुना गया कि भगवान राम एक मुस्लिम थे। तो আমি বলছি রাম মুসলমান ছিলেন, হিন্দু ছিলেন না। তো আমি বলছি রাम মুসলमान ছিলেন। मदन मित्रा का ये बयान आते ही हो हल्ला शुरू हो गया। बीजेपी तो भड़की ही, साधु संतों का पारा भी 7वें आसमान पर जा पहुंचा। इसका सोच ठीक नहीं है। वो हिंदुओं के आस्था पर चोट पहुंचाने वाला बयानबाजी दे रहे हैं।
वो कह रहे हैं कि राम जी हिंदू नहीं थे, मुसलमान थे। ऐसे लोग सनातन का अपमान करते हैं, राम का अपमान करते हैं और हिंदुओं के आस्था का अपमान करते हैं। ऐसे लोग हिंदुस्तान में रहेंगे तो हिंदुस्तान का अपमान होगा। टीएमसी विधायक मदन मित्रा के बंगाल में दिए बयान पर बिहार तक सियासी घमासान मचा है। बीजेपी, जेडीयू के नेता इसे तुष्टीकरण और हिंदू आस्था पर हमला बता रहे हैं। तो टीएमसी को सार्वजनिक रूप से इसे स्पष्ट करे और मदन मित्रा माफी मांगे। तो कांग्रेस ने मदन मित्रा के बयान का समर्थन कर दिया है कि वो इनकार कर रहे हैं। वो तो कह रहे हैं कि एआई जनरेटेड वीडियो है, लेकिन उन्होंने ऐसा कहा भी होता तो मैं इसका समर्थन करता। राम को मुसलमान बताने वाले बयान पर हल्ला मचा तो मदन मित्रा की सफाई आई। उन्होंने कहा कि वीडियो एआई जनरेटेड और झूठा है, क्योंकि उन्होंने सिर्फ इतना पूछा था कि क्या राम के पास कोई टाइटल है। मतलब मदन मित्रा सिर्फ ये मान रहे हैं कि राम के टाइटल के बारे में बोला था, जबकि वीडियो कुछ और ही कहता है। इसलिए बीजेपी ने टीएमसी की घेरेबंदी शुरू कर दी। न्यूज़ 18 के लिए पटना से रजनीश कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। बेतिया में बेखौफ चोरों ने एक के बाद एक 2 एटीएम में चोरी की बड़ी वारदात को अंजाम दिया। चोरों ने 2 एटीएम से 24 लाख रुपए उड़ा लिए। चोरी की इस बड़ी वारदात के बाद देखिए अब पुलिस पर सवाल खड़े हो रहे हैं। ये तस्वीरें एसबीआई के 2 एटीएम की हैं। एक एटीएम में 12,54,000 कैश भरा था तो दूसरे एटीएम में 11 लाख कैश भरा हुआ था। लेकिन अब दोनों ही एटीएम खाली पड़ी है। एटीएम के पास है तो खोजी कुत्ता और पुलिस की टीम। बेतिया में चोरों ने बड़ी वारदात को अंजाम दिया है। चोरों ने 2 एटीएम को गैस कटर से काटकर 24 लाख रुपए उड़ा लिए। घटनास्थल की ये तस्वीरें इस बात की तस्दीक कर रही हैं कि कैसे चोरों ने बेखौफ होकर एटीएम से कैश की चोरी कर ली। बेतिया के आलोक भारती चौक पर गैस कटर के साथ पहुंचे चोरों ने एसबीआई के एटीएम की मशीन को काटकर 12,54,000 रुपए निकाले। वहीं थोड़ी दूर पर स्थित नौतन के गहरी में भी एसबीआई के एटीएम को निशाना बनाया गया और करीब 11.5 लाख रुपए की चोरी कर ली गई। चोरी की इस बड़ी वारदात के बाद पुलिस पर कई सवाल उठ रहे हैं। मैं 1:15 के आसपास फोन आया था जो इनका कंट्रोल रूम है कि इस तरह की घटना एक सामने आई है। तो जैसे ही पता चला हम लोग 5 मिनट के अंदर ही लगभग 1:20 में ही यहाँ पे हमारी गश्ती टीम पहुंच गई और तब तक ये घटना की जा चुकी थी। लगभग इसमें 12,52,000 बस बताया जा रहा है ऐसा था। तो हम लोग कांड दर्ज करके अनुसंधान आरंभ कर दिए हैं और जल्द ही हम लोग। चोरी की इन 2 बड़ी वारदात के बाद पुलिस मामले की तफ्तीश में जुटी है। डॉग स्क्वाड की टीम चारों तरफ तलाशी में जुटी है। सीसीटीवी फुटेज खंगाले जा रहे हैं, लेकिन एक के बाद एक एटीएम में चोरी की घटना से कई सवाल भी खड़े हो रहे हैं। क्या बदमाशों में पुलिस का खौफ खत्म हो गया है? रात को पुलिस की गश्ती टीम सोई हुई थी क्या? चोरों की गिरफ्तारी आखिर कब होगी? न्यूज़ 18 के लिए बेतिया से मुन्ना राज की रिपोर्ट। देखिए, बिहार के सबसे बड़े अस्पताल पीएमसीएच नए साल से नई सुविधाओं और नए कलेवर में दिखने जा रहा है। पीएमसीएच के नए भवन की छत पर सीधा एयर एम्बुलेंस लैंड कर पाएगा। जी हां, और इसी के साथ ये प्रदेश का पहला अस्पताल बन जाएगा जहां की छत पर सीधे मरीज एयर एम्बुलेंस से लैंड कर सकेंगे। दुनिया के दूसरे सबसे बड़े अस्पताल के नए भवन की छत पर हेलीपैड बनकर तैयार हो चुका है। आप देखिए इस रिपोर्ट में। बेहद ऊंची इमारत की ये छत और यहाँ पर बना हेलीपैड। तस्वीरें देखकर लग रहा होगा ये किसी टूरिस्ट स्पॉट या किसी बेशकीमती इमारत पर बना हेलीपैड है जहां लोग सीधे बाई एयर पहुंचते हैं। पर जरा रुकिए, यह इमारत तो बिहार के सबसे बड़े और दुनिया के दूसरे सबसे बड़े अस्पताल पीएमसीएच की नई बिल्डिंग की छत का है, जो एयर एम्बुलेंस की लैंडिंग के लिए तैयार है। जी सही सुन रहे हैं आप, ये हेलीपैड बदलते बिहार और बेहतर होते प्रदेश की स्वास्थ्य व्यवस्था का लॉन्चिंग पैड भी बनने जा रहा है। नए साल से पीएमसीएच के जिस नए भवन में 5,462 बेड का वर्ल्ड क्लास हॉस्पिटल बन रहा है, वहां मरीज अब सीधे एयर एम्बुलेंस के जरिए अस्पताल की छत पर लैंड कर पाएंगे। पटना का पीएमसीएच बिहार का पहला अस्पताल होगा जिसकी छत पर एयर एम्बुलेंस से मरीज सीधे लैंड कर सकेंगे और इसकी पूरी तैयारी कर ली गई है, क्योंकि आपको हमने बताया कि हेलीपैड बनकर तैयार है और सीएम नीतीश कुमार ने 2 बार
निरीक्षण किया है और जो निर्देश दिया है उसके मुताबिक यहां पर लगातार काम जारी है। दुनिया के दूसरे सबसे बड़े अस्पताल के वर्ल्ड क्लास बिल्डिंग के 2 टावर के उद्घाटन के बाद अब बारी है एयर एम्बुलेंस के उतरने की, जिसकी प्रक्रिया भी शुरू हो चुकी है। अस्पताल को डीजीसीए से अगले साल फरवरी तक एनओसी मिल जाने की उम्मीद है। मिलने के बाद ये सुविधा भी हमको लगता है कि आम जनता के लिए ये ओपन कर दिया जाएगा। मतलब यहाँ से रैंप एरिया भी तैयार है, सीधे मरीज आएंगे और वार्ड तक यहाँ रैंप है, रैंप के बाद 2 लिफ्ट है, 2 लिफ्ट जो है सो जाकर के स्पेशल इसके लिए 2 लिफ्ट दिया गया है जो ऊपर तक आता है, माने हेलीपैड एरिया तक आता है और वो लिफ्ट सीधे जाकर के इमरजेंसी में चला जाएगा। तो दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा अस्पताल लगभग 40% बनकर तैयार है, जिसमें शुरुआती में ही कहा जाए तो हेलीपैड बनकर भी तैयार है। हेलीपैड अस्पताल के 10वें फ्लोर पर बना है। इसके लिए रैंप के साथ ही 2 लिफ्ट अलग से तैयार किए जा चुके हैं। बस अस्पताल की छत पर लैंड करते ही मरीज सीधे वार्ड में भर्ती करा दिए जाएंगे। मतलब मरीजों की यहीं से लैंडिंग या टेक ऑफ कराकर बेहतर इलाज के लिए पीएमसीएच बिल्कुल तैयार है। इंतजार है तो बस डीजीसीए से नए साल में एनओसी मिलने का। न्यूज 18 के लिए पटना से संवाददाता रजनीश कुमार की रिपोर्ट। और देखिए, बक्सर से बड़ी खबर मिल रही है। बक्सर से बीजेपी विधायक आनंद मिश्रा ने सदर अस्पताल का औचक निरीक्षण किया। दवाइयों में धांधली कर रहे कर्मी को रंगे हाथों पकड़ लिया और ऐसे में विधायक का ये कहना है कि ये ऑर्गेनाइज्ड क्राइम है और ऐसे क्राइम करने वालों पर कार्रवाई होनी चाहिए और इस कर्मी पर एफआईआर दर्ज होनी चाहिए। तो देखिए, औचक निरीक्षण करने के लिए बक्सर के बीजेपी विधायक आनंद मिश्रा सदर अस्पताल पहुंच गए और वहां पर रंगे हाथों एक कर्मी को पकड़ लिया। और ये जो है ना को मिलल है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 फिर 10 इसी को फिर 10 गिनना है। नहीं दूसरा पत्ता का है। अच्छा हाँ, आपने आदमी को एक पत्ता दिया है, कंप्यूटर पे 2 पत्ता लिखा है। ये क्यों? आपके पास सीसीटीवी कुछ भी तो नहीं रखा। क्या हो रहा है ये? आज आप पकड़े गए हैं गुरु, रंगे हाथ पकड़े गए। दिस इज अ फिट केस टू फाइल एन एफआईआर एंड आपको इमीडिएट यहाँ से तान के ले जाना चाहिए। नहीं, इट्स नॉट अबाउट सॉरी। सॉरी करके आप कैसे? ये महिला बेचारी ये गांव से आई, इनको नहीं पता, आप आधा देते हैं। ठीक बा, ये नहीं चलेगा। नहीं, ये ऑर्गेनाइज तरीके से चल रहा है। लोगों को कम है, अभी एक पत्ता ले जा, बाद में ले जाना, ये सब भाषा हमको भी पता है। मत करिए सर, है ना? नहीं, इस मैटर को सर ऐसे हम नहीं क्लोज कर सकते। बिहार के उद्योग मंत्री दिलीप जायसवाल ने एक बड़ा बयान दिया है। दिलीप जायसवाल ने यह कहा कि बिहार में निवेश के लिए माहौल बना है। स्टेट इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स को बड़े पैमाने पर तैनात किया जाएगा और हजारों जवान की बहाली होगी और नवादा में उन्हें प्रशिक्षण दिया जाएगा। दिलीप जायसवाल ने यह बताया कि अशोक लीलैंड के साथ साथ में कई बड़ी कंपनियों ने बिहार में निवेश के लिए इच्छा जताई है। इसके अंदर एक माहौल बना है कि बिहार में निवेश करते हुए उद्योग लगाना है और इस माहौल को और पुख्ता करने के लिए हमने जो हमारा स्टेट इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स है उसको बड़े पैमाने पर और इस इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स को हम लोग तैनात भी करने जा रहे हैं। उसके लिए हजारों में हमारे जवान की बहाली भी होगी। उसका प्रशिक्षण केंद्र भी नवादा में हम लोग सोच रहे हैं कि अशोक लीलैंड, दिवाज ग्रुप ऑफ स्टील और विशेष करके वेदांता ग्रुप, अनिल अग्रवाल जी ने चाहा है कि एक बड़ा सा एजुकेशनल हब यहाँ पर बनाए। तो इस तरह करके बहुत सारी कंपनियां लगातार बिहार सरकार के पास निवेश के लिए प्रयास करना शुरू कर दी है। वैशाली से बड़ी खबर मिल रही है। देखिए, पुलिस ने हथियार के साथ में 2 युवकों को गिरफ्तार किया है। दरअसल सोशल मीडिया पर हथियार के साथ वीडियो पोस्ट करना इनको महंगा पड़ गया है। सोशल मीडिया पर खुद को रंगदार बताना इनको महंगा पड़ा है। बताते चलें आपको, हथियार लहराते हुए सोशल मीडिया पर पोस्ट डाला था, जिसके बाद ये कार्रवाई हुई है। तो पुलिस ने हथियार के साथ 2 युवकों को गिरफ्तार कर लिया है। सोशल मीडिया पर पोस्ट किया था हथियार लहराते हुए और उसके बाद ये एक्शन लिया गया है। कंप्लेन के विरुद्ध जो है थानाध्यक्ष जंदाहा के द्वारा ही एक एफआईआर किया गया था, जिसमें वो सोशल मीडिया के माध्यम से कट्टा वगैरह पिस्टल लहराते हुए वीडियो बनाया करता था, जिससे कि असहज लोग महसूस करते थे, व्यूअर्स और उनके आसपास के लोग। तो सोशल सिक्योरिटी को ध्यान में देखते हुए, विधि व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए हम लोगों ने उस पर कार्रवाई किया और उसको ट्रेस करते हुए आज गिरफ्तार किया
आज दोनों लड़कों को फॉरवर्ड कर दिया गया है। कुछ अपराध की भी योजना बना रहे थे वो लोग। इस संबंध में हम लोग अभी जांच कर रहे हैं, अनुसंधान कर रहे हैं। जैसे ही अग्रतर और कुछ लोगों की संभावना होगी हम लोग फिर कार्रवाई करेंगे। भागलपुर से बड़ी खबर, निगरानी की टीम ने बेगूसराय में बड़ी कार्रवाई की। जिला कल्याण पदाधिकारी मनोज कुमार, जहां पर डेहरी में सीएम नीतीश कुमार दौरे पर जाने वाले हैं। देखिए 23 दिसंबर को सीएम डेहरी के कमरनगंज जाएंगे, जहां वो पिछले 1 साल से बन रहे वाटर ट्रीटमेंट प्लांट के निर्माण कार्य का निरीक्षण करेंगे। साथ ही सुजानपुर में हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर और प्राथमिक विद्यालय का भी जायजा लेंगे। बता दें कि डेहरी में पिछले साल सितंबर में सीएम नीतीश ने खुद वाटर ट्रीटमेंट प्लांट का शिलान्यास किया था और इसके बन जाने के बाद डेहरी के अलावा औरंगाबाद और सासाराम शहर को सोन नदी से शुद्ध पेयजल मिल जाएगा। वहीं देखिए सीएम के दौरे की तैयारियों का जायजा लेने के लिए यहां पर जल संसाधन विभाग के प्रधान सचिव संतोष कुमार पहुंचे। देखिए ये हमारा औरंगाबाद, डेहरी, सासाराम शहरों को पेयजलापूर्ति की परियोजना है। आप सभी जानते हैं पिछले वर्ष 2 सितंबर को माननीय मुख्यमंत्री महोदय के करकमलों से इसका शिलान्यास हुआ था। उस समय हम लोग आए थे यहाँ पर। इसमें एक इंटेक वेल है जो नदी के बीच में है, एनीकट है, एनीकट का जीर्णोद्धार करके उसका पुनर्निर्माण है ताकि यहाँ हमेशा सालों भर अच्छे लेवल पे जल बना रहे। स्थानों पर हम लोग अलग अलग पाइपलाइन के माध्यम से पानी पहुँचा रहे हैं। भागलपुर से एक बड़ी खबर मिल रही है। निगरानी की टीम ने बेगूसराय में देखिए बड़ी कार्रवाई की। जिला कल्याण पदाधिकारी मनोज कुमार अग्रवाल और नजीर जीवेंद्र कुमार सिंह को घूस लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया। तो निगरानी की टीम ने ये बड़ी कार्रवाई की है। देखिए गिरफ्तारी कलेक्ट्रेट के जिला कल्याण कार्यालय से की गई। अब जानकारी जो मिल रही है उसके मुताबिक जिला कल्याण पदाधिकारी पर बिल पास करने के एवज में 10% घूस मांगने का आरोप था। तो इस मामले में देखिए बछवाड़ा निवासी मुकेश राम ने निगरानी विभाग में शिकायत दर्ज कराई थी। अब शिकायत की पुष्टि के बाद में निगरानी विभाग की टीम ने जाल बिछाया और कार्रवाई की। गिरफ्तारी के बाद में अब दोनों आरोपियों को भागलपुर के विजिलेंस कोर्ट में पेश किया गया, जहां से न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया है। विजिलेंस के द्वारा ट्रैप की कार्रवाई बेगूसराय जिला में किया गया है। बेगूसराय जिला के जिला कल्याण पदाधिकारी एवं उनके नाजिर के द्वारा सप्लायर मुकेश राम से कमीशन के रूप में बिल भुगतान हेतु पैसा की मांग की जा रही थी 10% के हिसाब से। वही उनके द्वारा 10% की राशि कमीशन के रूप में ली जा रही थी रिश्वत के रूप में, जिसको लेते हुए जो है कल उनको अरेस्ट किया गया है। राजगीर के हॉकी मैदान में आज से देखिए 3 दिवसीय राजगीर महोत्सव का आगाज हो गया है, जिसका उद्घाटन पर्यटन मंत्री अरुण शंकर प्रसाद और परिवहन मंत्री श्रवण कुमार ने किया। दोनों मंत्री ग्राम श्री मंडप में बने हुए कई स्टॉल का उद्घाटन किया। राजगीर महोत्सव के पहले दिन गायक कैलाश खेर ने अपनी शानदार प्रस्तुति दी। पर्यटन मंत्री अरुण शंकर प्रसाद ने यह कहा कि राजगीर सभी धर्मों के धर्म स्थलों में एक है और पर्यटन के क्षेत्र में नालंदा के सभी पर्यटन स्थल को विकसित करने की कोशिश यहां पर की जा रही है।